डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है निकलते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि पदार्थ के बारे में एक आइडिया आपको डेवलप हो और आप पदार्थ से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे पदार्थ हैं। एक ही तरह के या कई तरह के मटेरियल्स से मिलकर ये पदार्थ बने होते हैं। नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं, ईंट, पत्थर, पहाड़, पानी, सैंड, सूरज, जमीन, आसमान, चीनी, नमक, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, जग और गिलास, कोयला, रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, टेम्पू, मोटरसाइकिल, यानी कि जितनी भी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सारे के सारे मटेरियल्स के बने होते हैं। और इन्हीं मटेरियल्स को हमारे साइंसदानों ने यानी कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट्स ने मैटर के रूप में डिफाइन किया है। तो मैटर किसे कहते हैं? मैटर का डेफिनेशन आप साफ साफ अपने नोटबुक में लिख लें कि एनीथिंग which have some weight and occupy some place is known as matter. Anything यानी कोई भी चीज जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और कुछ न कुछ जगह घेरती हो, उसे हम पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी पदार्थ क्या है? किसी भी चीज को पदार्थ कहते हैं जिसमें कुछ न कुछ वजन हो और कुछ न कुछ जगह घेरती है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसमें मास हो यानी कि द्रव्यमान हो और उसमें आयतन भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये मोबाइल है, मोबाइल का कुछ ना कुछ वजन होगा। इसको अगर आप इसका वजन देखें, अगर तौलें वेइंग मशीन पे यानी तराजू पे, तो इसका कुछ ना कुछ वजन मिलेगा आपको। 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ भी इसका वजन आपको मिल जाएगा। इसको कहीं पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी ये मोबाइल। उसी तरीके से ये जो है लोहे का एक टुकड़ा है, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, कुछ ना कुछ जगह घेरेगी। ये चौक है जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जिससे ये भी किसी मटेरियल्स के बने हुए हैं, मटेरियल के बने हुए हैं और इसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ जगह भी घेरेगी। तो यानी कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, तो उसमें कुछ ना कुछ वजन भी है और कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। तो इन सारी चीजों को पदार्थ कहेंगे। मतलब ये हुआ
कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको पदार्थ कहते हैं, और ये सारे किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं। एक ही तरह के मटेरियल्स के बने हो सकते हैं या कई तरह के मटेरियल्स मिलकर किसी पदार्थ को बनाता है। अब देखिए, ये पदार्थ बने किस चीज के होते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि पदार्थ को हम जब समझ लेंगे तो यहां से साइंस के नए नए कॉन्सेप्ट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के जानकारी के बिना हम साइंस में यानी विज्ञान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ के अंदर सारा साइंस जो है मौजूद है। देखिए, पदार्थ क्या है? किसी भी चीज को पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, परमाणु। परमाणु क्या है कि पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बिल्डिंग यानी यूनिट है जिससे कि कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक या एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी पदार्थ का क्या होता है? एटम होता है। एक ही तरह के कई एटम मिलकर, दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर का निर्माण करता है। तो मतलब यह हुआ कि जब हम मैटर के बारे में जानेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मॉलिक्यूल्स को समझेंगे तो हमें एटम के बारे में जानकारी होगी, या इसको आप उल्टा कर दे, बिना एटम के जानकारी के आप मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं समझ सकते हैं, बिना मॉलिक्यूल्स के जानकारी के मैटर के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो यानी कि एटम से लेकर मैटर तक हमें जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए। तो देखिए, हम क्या जिक्र कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मैटर के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। मैटर क्या है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज मैटर का बना हुआ है, और मैटर के अंदर दो चीजें होती है। एक तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा तो क्या होगा? उसमें कुछ वेट होगी। द्रव्यमान के वजह से ही वेट होगी, और वेट जब होगी तो वो जहां भी रखेंगे आप तो वो कुछ न कुछ जगह घेरेगी। तो यहां से डिफिनीशन जो है मैटर का आ गया कि कोई भी चीज जो कुछ न कुछ जगह को घेरती हो, यानी कि कुछ न कुछ वॉल्यूम हो उसमें, और उसमें कुछ न कुछ वजन हो, उसको हम कहेंगे पदार्थ। जितनी भी चीज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं, और पदार्थ के स्टडी को यानी कि मटेरियल के स्टडी को हम कहते हैं मटेरियल साइंस। स्टडी ऑफ मैटर इज डिस्क्राइब्ड एज मटेरियल साइंस। तो चलिए, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारे की सारी चीजें मैटर के बने होते हैं, यानी कि पदार्थ के बने होते हैं। चाहे वो भेड़ बकरी, गाय भैंस, ह्यूमन, ईंट पत्थर, जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे या सैंड हो, सारी की सारी चीजें पदार्थ के बने होते हैं। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, ऐसा है कि मैटर जो होता है वो
विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी, इनविजिबल भी हो सकता है। यानी कि वो दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन बी विजुअलाइज्ड एंड टच्ड। कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको नहीं देख सकते लेकिन वो भी मैटर है। तो मैटर जो होता है वो विजिबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ईंट पत्थर, कलम, कॉपी, लोहा और खिलौना, पानी, दूध, ऑयल, ये सब क्या है? ये सब विजिबल मैटर है। अर्थ क्रस्ट है, सॉइल है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे विजिबल मैटर है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे गैसेस हैं, उसको हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है और वो जगह भी घेरती है, यानी कि उसमें वॉल्यूम होता है। तो हम कहेंगे इसको मैटर बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने क्या दिया मैटर का कि एनीथिंग विच हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। तो गैस है ना, गैस आप जो है उसको बैलून के अंदर गैस को भर सकते हैं। आप जो है गैस के सिलेंडर के अंदर गैस को भर सकते हैं। गैस हालांकि दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर, उसका एटमिक जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ना दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, उस हमारे आंखों से, क्योंकि उतनी छोटी चीज को हम देख नहीं सकते और वो दूर दूर होता है इसलिए वो नहीं दिखते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। वो क्या है? मैटर है। तो मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं विजिबल मैटर, दूसरे को कहते हैं इनविजिबल मैटर। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ये आपको यहां से लेकर और आपको 10+2 तक काम आएगा कि इसको, ये सारी चीज आप अपने नोटबुक में लिख लें, वीडियो को रोक रोक कर आप लिख लें, प्लस आप अपना एनसीईआरटी की बुक पढ़ें 9th क्लास के, उसमें ये सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी मैटर दो तरह के होते हैं, विजिबल मैटर एंड इनविजिबल मैटर। विजिबल मैटर में स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, ऑयल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, वाटर, मिल्क, ऑयल, अर्थ क्रस्ट और प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे विजिबल मैटर है जिसको हम देख सकते हैं। इनविजिबल मैटर्स में आ गए वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट देयर प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। बहुत तरह के गैसेज जिसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एयर गैस फिल्ड इन ए बैलून और ए सिलेंडर। इसको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन मेजर कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो है ये हो गया मैटर दो तरह के, विजिबल एंड नॉन विजिबल ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवस्था यानी कि स्टेजेस, गैस जो है तीन तरह के होते हैं, सॉरी मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस।
मैटर जो है तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक अवस्था ये हो गई सॉलिड, दूसरी जो है लिक्विड, तीसरी गैस। यानी कि मैटर तीन तरह का होता है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर मैटर को तीन भागों में बांटा गया है। यानी मैटर तीन तरह, यानी पदार्थ तीन तरह के होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि दिखने में कैसा लगता है। एक है सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे हमेशा ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, ये क्या है कि सॉलिड, इसको कहीं पर भी रख दीजिएगा तो सॉलिड ही रहेगा, यानी ठोस, कठोर, इस कठोर है, ये ठोस है, ठोस ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे। और लिक्विड जैसे कि वाटर, मान लिया कि बोतल में वाटर है या दूध है, ऑयल है, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के स्टेट में रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा। उसके बाद जो है गैस है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो है गैस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन देखिए अब क्या है कि ये जो स्टेजेस है मैटर के, यानी कि अवस्थाएं हैं, वो चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, या टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो क्या होगा, मैटर जो है की अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं, उसके स्टेट जो है चेंज हो सकता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो रूम टेम्परेचर पे ठोस था वो लिक्विड में तब्दील हो सकता है, यानी कि लिक्विड में जो है परिवर्तित हो सकता है। जैसे सिंपल सा एक मिसाल लीजिए, मान लिया कि आपके घर में पानी है, पानी को क्या कीजिए कि फ्रीज में, फ्रीजर के अंदर डाल दीजिए, तो पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही फ्रीजर में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि उसमें से हीट एनर्जी कम होती चली जाएगी, ऊष्मा जो है उसमें से निकलता चला जाएगा, फिर उसकी टेम्परेचर डिक्रीज होती चली जाएगी, फिर वो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे आएगा और फिर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो बर्फ क्या है? ये तो सॉलिड है ना। तो रूम टेम्परेचर पे कोई चीज लिक्विड फॉर्म में थी जैसे पानी, और क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि वो सॉलिड बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, उसकी अवस्था चेंज हो गई। चलिए उस लिक्विड को क्या कीजिए, फिर जो है गर्म कीजिए, उसको हीट देना शुरू कर दीजिए, फिर वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई, उसका वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। एक एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से, पानी जो है, पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है, पानी क्या है कि एक लिक्विड मैटर है, और वो लिक्विड मैटर में यानी पानी में जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं H2O। H2O क्या है कि एक जल का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक अणु है, और बहुत सारे अणु एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते रहते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसी वजह से होता है। उसमें जो एक दूसरे के बीच में जो बंधन होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, वो कमजोर होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या होगा कि लिक्विड है, उसको आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज कीजिएगा, जैसे पानी लिक्विड है, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो सारे के सारे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे उसका वो बॉयल होने लगेगा, और फिर जो है
वेपोराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण की का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और सारे के सारे वाटर गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि था तो पानी, टेम्परेचर को अगर घटा दिया तो वो सॉलिड बन गया, यानी आइस बन गई। पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो गैसियस फॉर्म में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि मैटर जो होता है वो चेंज हो सकता है, उसके स्टेट चेंज हो सकते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने पे स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ठीक से देख लीजिए कि कैसे जो है पदार्थ की अवस्था। तो इसको लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स increase due to the increase in kinetic energy. The particles start vibrating with greater speed. Vibrating particles are loosely attached as in liquid. Further increase in temperature will also increase kinetic energy of vibrating particles and molecules become free to move in the form of gas. देखिए क्या होता है कि ये जो मैटर होते हैं ना, मतलब पदार्थ, वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ मोलेक्यूल्स के बने होते हैं, और मोलेक्यूल्स जो है एटम्स से बने होते हैं। यानी उसमें जो मोलेक्यूल्स है जो फ्री रह सकता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मैटर का, जो कि फ्री अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मोलेक्यूल्स। तो किसी मैटर के अंदर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो है क्या वाइब्रेट करते रहता है। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह चल, माने जहां है वहीं पे उसमें वाइब्रेशन होती रहती है। अब वो वाइब्रेशन जो है होती है उसमें उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ा दें किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी मैटर का, तो वो जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसमें मूवमेंट बढ़ जाएगा। जब मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा कि यानी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी उसकी, तो उसकी मूवमेंट बढ़ेगी। मतलब यह हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी पदार्थ में, तो उसके अंदर जो मोलिक्यूलर वाइब्रेशन है, मोलिक्यूल एक दूसरे से दोलन कर रहा है, एक जगह जो है वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन उसका इंक्रीज कर जाएगा। और दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज है वो डिक्रीज होगा, और धीरे 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 क्या होगा कि वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से अलग होना शुरू होगा। तभी तो सॉलिड क्या होता है कि लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड फिर गैस में चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से थोड़ा दूर होते चला जाएगा, और अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि पानी के केस में आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को हमें समझना पड़ेगा, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद इस पे आएंगे। अब देखिए मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है। सीधी सीधी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे
कि मैटर किस चीज का बना हुआ है, पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं, और कई एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स भी एक पार्टिकल है, एटम भी पार्टिकल है। एटम और मॉलिक्यूल्स में कुछ बुनियादी जो है साइंटिफिक फर्क है, जिसको हम मॉलिक्यूल एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि जितने भी पदार्थ है वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। उसका जो बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है उसको हम एटम कहते हैं। एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा कण होता है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये एटम एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट जो है, चूंकि एटम क्या है कि पार्टिकल्स के बने होते हैं, इसको लिख लीजिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, the particles of salt get into the space between particles of water। वाटर के जो पार्टिकल्स है यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस खाली रहता है, कुछ जगह खाली रहती है। जब हम उसमें नमक डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है कि पानी के अंदर जो जगह खाली है उसमें जाकर वो नमक या चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है वो जाके एडजस्ट हो जाता है, उसमें जाकर फिट हो जाता है। इसलिए अगर पानी अगर 100 ml है, उसमें अगर 10 ग्राम या आप जो है 20 ग्राम अगर नमक डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए 20 ग्राम आपने नमक डाल दिया तो 20 ml तो उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो नमक या चीनी गया कहाँ? तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल होते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल के बीच में जगह खाली होता है, और उस खाली वाले जगह में जाकर नमक या चीनी के जो मॉलिक्यूल्स है जाकर उसमें एडजस्ट हो गए। इसी चीज को इसमें इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्टिविटी में शो किया गया है। एनसीईआरटी का जो 9th वाला बुक है उसको आप पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर किस चीज का बना होता है। तो पार्टिकल्स के बने होते हैं। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी मैटर है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। अच्छा चलिए, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कुछ जो है सॉलिड्स, जैसे हमने देखा ना कि सॉलिड्स क्या होता है कि लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में आ सकता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि मैटर है प्रॉपर्टीज ऑफ चेंजिंग देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, बट सम सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट चेंज देयर फिजिकल स्टेट। कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसा है, कुछ सॉलिड मैटर ऐसा है जो कि अपना फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था जो है वो परिवर्तित नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वुड है यानी लकड़ी, लकड़ी को अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा वो जल जाएगी, उससे राख निकल जाएगा, और सारा जो उसका जो कार्बन का है जो वुड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और भी कई तरह के गैसेस के फॉर्म में जो है वो एयर में मिल जाएगा, और वो रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फिर जो है वुड बन जाएगा उससे। तो ये क्या है कि सॉलिड जो है
अपना स्टेट नहीं चेंज होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी फिजिकल स्टेट जो है फिर रिटेन नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या है इसमें, वुड है, आपको जो है जैसे स्टोन है, wood and stone only found in solid state, whereas camphor, ammonium chloride and naphthalene are found in both solid and gaseous form. लिक्विड में नहीं जाएगा ये, सॉलिड सीधे गैस में जो है तब्दील हो जाएगा। कौन कौन सा चीज है, जैसे कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, नैप्थिलीन है, ये क्या होता है कि सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बीच वाला फॉर्म जो है, लिक्विड वाला फॉर्म इसमें नहीं। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा ताकि किसी कंपटीशन में आपसे पूछा जाए तो आप इसको ठीक से बता सके। चलिए अब जो है हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में जानते हैं। देखो, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर, यही इंट्रा मॉलिक्यूलर होता तो एक ही मॉलिक्यूल के विद इन सिंगल मॉलिक्यूल, लेकिन चूंकि इंटर है, यहां इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेज, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई भी पदार्थ है, मैटर है, वो बिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंट से आपको साबित हो गया। आप एनसीईआरटी की बुक देखें कि कितने भी मैटर है यानी पदार्थ है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल है उसका नंबर कितना हो सकता है, तो बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मैटर को कंस्टिट्यूट करता है यानी बनाता है। अब इसमें क्या है कि एन इंडिविजुअल पार्टिकल इज नोन एज मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल पार्टिकल को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री अवस्था में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मैटर किस चीज का बना होता है, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स किस चीज का बना होता है, तो एटम के। तो ये जो मैटर के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मैटर के अंदर जो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेंगे, आप इसको यहां से समझिए कि देखो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। एक मॉलिक्यूल मान लो कि यहां पे है, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस भी खाली रहता है, थोड़ी सी जगह रहती है। तो अब देखिए, आप सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको समझ में यहां से आएगा कि जितने भी मैटर्स हैं उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और सॉलिड होगा तो सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत हाई होता है, लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है, और गैसेज में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होता ही नहीं है एक दूसरे से, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तभी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं और वो दिखते नहीं है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आप लिख लीजिए कि ए मैटर इज मेड up of billions of small particles
An individual particle is known as a molecule. Each molecule attract each other by intermolecular force of attraction. Molecules of matter are held together by intermolecular force. ये क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलेक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है और दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जिस बंधन के जरिए, जिस शक्ति के जरिए एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमोलेक्यूलर फोर्स. इंटरमोलेक्यूलर फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट्स बिटवीन molecules of a substance is known as intermolecular force. इंटरमोलेक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं? सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलेक्यूलर फोर्स. ठीक है, इतना ये बात क्लियर हो गई. ये तो मैंने बता दिया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दो मॉलिक्यूल के बीच में जगह भी खाली होती है. अच्छा, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि आपको गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में आपको क्लियर अंदाजा लग सके. देखिए, अब ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है, सॉलिड में जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे से बंधे होंगे. किसमें? सॉलिड में. जबकि लिक्विड में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होंगे उसमें बहुत वो वीक फोर्स होगा और गैस में क्या होगा? वेरी वीक होगा. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में है तो बहुत ही वीक है, वो एक दूसरे से अलग हो सकता है. जैसे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल अलग है और ऑक्सीजन के दूसरा मॉलिक्यूल अलग है. एक इधर मूव कर रहा है, दूसरा कहीं और मूव कर रहा है. तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. लिक्विड में क्या होता है कि वीक होता है और गैस में वेरी वीक होता है. चलिए अब शेप की बात करते हैं. तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के जो शेप है, सॉलिड जो होता है उसका डेफिनिट शेप भी होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है. अगर सॉलिड को जहां रखिएगा वैसे ही रहेगा. लिक्विड में क्या होता है कि डेफिनिट शेप उसका नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम जो है डेफिनिट होता है. ठीक है, कि लिक्विड यानी वाटर अगर है तो जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन की आकृति को वो ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है. 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो बोतल में रख दीजिए या किसी दूसरे कंटेनर में रख दीजिए तो 1 लीटर ही रहेगा. लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि जिस बर्तन में रख दीजिएगा उसी बर्तन की आकृति जो है ग्रहण कर लेगी. और गैस में जो है क्या होता है कि ना तो उसका डेफिनिट शेप होगा, ना ही डेफिनिट उसकी वॉल्यूम होगी. वेट तो मान लिया कि उसकी जो है डेफिनिट होगी, लेकिन वॉल्यूम, जैसे मान लिया कि किसी सिलेंडर में रख दिया आपने, तो सिलेंडर में जितनी जगह उसमें खाली है वो सारी जगह में फैल जाएगी. किसी बोतल में रखिएगा तो मान लिया कि बोतल भर गया, उसमें से अगर कॉर्क खुला हुआ है तो उसमें से वो बाहर निकल जाएगा. जैसे पानी है तो पानी तो बोतल में रख दीजिएगा तो उसमें से उछल के तो निकल के भागेगा नहीं. अगर प्लेट में रख दीजिएगा तो उसमें से भले अगर ओवरफ्लो होगा तो उसको दूसरे किसी बर्तन में रखिए. समझने की बात है ये. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लिक्विड में वीक फोर्स होते हैं. फोर्स कौन सा फोर्स? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है. गैस में क्या होता है? वेरी वीक फोर्स होता है. शेप की अगर हम बात करें तो डेफिनिट शेप होता है सॉलिड का
और वॉल्यूम भी डेफिनिट होती है। और लिक्विड में क्या होता है, डेफिनिट शेप तो नहीं होता है लेकिन उसकी वॉल्यूम डेफिनिट होती है। गैस के केस में क्या है कि ना तो उसकी डेफिनिट शेप होती है और ना ही डेफिनिट उसकी वॉल्यूम होती है। अच्छा, सॉलिड में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि हाई होता है। लिक्विड में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें जो है लो होती है। लेकिन गैस में क्या होता है कि बहुत ही लो होती है, डेंसिटी भी लो होती है उसकी जो है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं है इसमें। और क्या होता है कि कंप्रेसिबल, यानी कि सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं होता है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, यानी बहने वाली नहीं होता है। और क्या होता है कि लिक्विड में ये कंप्रेसिबल होता है लिक्विड, और ये क्या हो सकता है कि फ्लो भी कर सकता है। गैस क्या होता है कि हाईली कंप्रेसिबल होता है और ये फ्लो भी हो सकता है। मतलब ये है कि सॉलिड जो है बिल्कुल कठोर चीज है, जहां रख दीजिएगा वहीं रहेगा। डेफिनिट शेप भी है, साइज भी है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, डेंसिटी भी उसका हाई है। उसमें जो है कंप्रेसिबल वो नहीं होता है और वो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड क्या है कि उसका फोर्स स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उसमें वीक होते हैं। उसकी डेफिनिट शेप नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम उसका डेफिनिट होता है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सारे के सारे लो होता है किसमें, लिक्विड में। और ये कंप्रेसिबल भी होता है, फ्लो भी कर सकता है, यानी ये बहने वाला होता है। और गैस क्या है, उड़ने वाला होता है। तो अगर बिल्कुल आपको नहीं एकदम जो है छोटा, बिल्कुल छोटे बच्चे को अगर समझाना हो तो आप सॉलिड को कहिए कि देखिए ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ जैसी चीजों को हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड होता है पानी और दूध जैसी चीजों को लिक्विड कहते हैं, यानी बहने वाला चीज को हम लिक्विड कहते हैं। और गैस क्या है कि हवा को गैस कहते हैं, यानी उड़ने वाला चीज को हम गैस कहते हैं। मान लिया कि कोई छोटा बच्चा हो कहेगा कि चिड़िया उड़ जाती है तो उसको हम गैस कहेंगे, तो नहीं, चिड़िया वो उड़ जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो गैस जो है उड़ जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल जब छोटे, एकदम छोटे बच्चे को आपको समझाना हो तो इस तरीके से आप समझाइए। और बाकी जो इसकी जो साइंटिफिक डिफिनीशन है उस पे आप स्टिक रहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे मैटर के संबंध में आप बढ़ाइए, ताकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को ठीक से आप समझ सके, इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, ताकि आपको फर्दर साइंस का स्टडी आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।